हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विलियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर से एक बहुत ही अच्छा वीडियो। आज हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम वैसे ही इनकी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन भी समझेंगे कैसे एग्जाम में आता है और उसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे। लगातार मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी मैंने अपने चैनल पर लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर यानी एग्जाम से रिलेटेड जैसे एग्जाम में आते वैसे मैंने प्रैक्टिस करवाई है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री और 2025 का आप एग्जाम देने वाले हैं तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिकली कंटेंट आपको मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, यानी हर प्रकार के जैसे एग्जाम में पूछे जाते प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको मतलब सिस्टमेटिकली हेडिंग बेस, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो कौन से प्लेटफॉर्म पर यानी कौन से प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। अब आपको न्यूमेरिकल चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, यानी किस प्रकार के आपको कंटेंट चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विलियन। चैप्टर 1 विलियन और यहां हम देख सकते हैं 12वीं रसायन विज्ञान 2005 से 2024 तक के, यानी बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे गए बार बार, यानी हर 2-3 साल में पुराने क्वेश्चनों को रिपीट करके बोर्ड देता रहता है और आज हमने इनको अरेंज किया है, यानी बहुत ही सिस्टमेटिकली हम इनको समझने वाले। महत्वपूर्ण प्रश्न उनके उत्तर के साथ 2025 में जो पेपर होगा आपका मार्च में, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पहला देखते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया होगा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो क्या लिखना है हमें? परिभाषा बतानी है और सूत्र बताना है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, जैसे मूललता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन या पार्ट्स पर मिलियन, और इसको हम बोलते हैं पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता यानी उसका फुल फॉर्म होगा पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख। मोल प्रभाज, प्रभाज को हम अंश भी बोलेंगे और भिन्न भी बोलेंगे, और हेनरी का नियम। अब हर साल इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, तो जो हमने यहाँ पर लिख रखा है इसमें से 2-3 जो परिभाषाएं हैं वो पूछी जाती हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हैं। तो हम इनको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। तो ये क्वेश्चन था। अब 1 बाय 1 हम इनके आंसरों को समझेंगे। जैसे पहला दिया मोललता, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विलियन, तो विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो विलियन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। तो विलियन दो शुद्ध पदार्थों का मिश्रण है। अब वो दो शुद्ध पदार्थ ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। जैसे हमें पता है कि केमिस्ट्री क्या है, रसायन क्या है, रसायन है पदार्थों का अध्ययन। अब पदार्थ में क्या क्या आता? परमाणु, तत्व, अणु, यौगिक, आयन और मिश्रण, ये सब पदार्थ में आते। मिश्रण को छोड़ दिया जाए तो परमाणु शुद्ध है, अणु शुद्ध है, तत्व शुद्ध है, यौगिक शुद्ध है। तत्व की इकाई परमाणु और यौगिक की इकाई अणु होती है, ये सब शुद्ध है। तो कोई भी दो शुद्ध पदार्थों का मिश्रण, अब पदार्थ चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, लेकिन दो शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण आपस में मिल भी जाना चाहिए और उनके जो संगठन है, उनका कंपोजिशन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिन दो पदार्थों को हम मिला रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि उन दो पदार्थों को आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए, और दो पदार्थ जिनको हम मिलाएंगे वो इस तरीके से मिले कि हम उनको इंडिविजुअल, यानी उनकी कोई बाउंड्री ना हो, कोई सीमा रेखा ना हो, हम ये ना बता सके कि कौन सा पदार्थ कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, यानी पूर्ण रूप से उन्हें आपस में मिल जाना चाहिए। तो ऐसे दो शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन बोलेंगे। जिन दो पदार्थों को मिलाएंगे उसमें जो पदार्थ कम होगा वो विलय कहलाएगा और जो पदार्थ ज्यादा होगा वो विलायक कहलाएगा। यानी कम पदार्थ को विलय और ज्यादा पदार्थ जो होगा उसको हम विलायक बोलेंगे। चूंकि हमें और भी पता होना चाहिए, जैसे हम जानते हैं एक मोल, चूंकि परमाणु, अणु और आयन इतने छोटे होते हैं
कि उनको गिना नहीं जा सकता। तो केमिस्ट्री के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो परमाणु, अणु और आयन, आयन में धनायन और ऋणायन हो सकता है। तो जैसे हम बोलते हैं 1 दर्जन, जैसे 1 दर्जन का मीनिंग होता है 12। अब हमने बोला 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन किताबें, या कुछ भी हमने बोला दर्जन, तो उसका मीनिंग हमें बताना नहीं पड़ता, यानी उसका मीनिंग होता है 12। उसी प्रकार 1 मोल जो होता है वो परमाणु, अणु और आयनों को गिनने के लिए यूज किया गया। तो 1 मोल का अर्थ होता है, जैसे 1 दर्जन बराबर इतना, तो 1 मोल बराबर 6.02223 भी लिखते हैं, 10⁻23 कण। हमने बोला 1 मोल परमाणु, तो 1 मोल परमाणु उतने परमाणु। जैसे हमने बोला 1 दर्जन पेन, तो इतने दर्जन। 12, 1 दर्जन कॉपी मतलब इतनी कॉपी। ठीक उसी प्रकार 1 मोल परमाणु हो इतने परमाणु, 1 मोल अणु इतने अणु, 1 मोल आयन इतने आयन। और हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो मोल होता है, यानी मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। मोल बराबर भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। अब मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। भार, भार को हम द्रव्यमान भी बोलते हैं, वजन भी बोलते हैं। तो भार मतलब वेट, इंग्लिश में वेट बोलते हैं, तो हम इसको W से प्रदर्शित करते हैं। और अणु भार का अर्थ होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास यानी भार बटे मोलार मास भी लिखते हैं। चूंकि अणु भार जो होता है वो सहसंयोजी यौगिकों के लिए उपयोग करते हैं, और आयनिक यौगिकों के लिए हम सूत्र द्रव्यमान यूज करते हैं। तो सूत्र द्रव्यमान और अणु भार इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम मोलार द्रव्यमान भी यहाँ पर लिखते हैं। तो मोलार द्रव्यमान यानी उसको हम M से डिनोट करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि N बराबर W/M यानी भार बटे अणु भार। बाकी हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते। जो हमने यहाँ पर हेडिंगें लिखी है, मोललता से लेके हेनरी का नियम, 1 बाय 1 समझेंगे, और भी आगे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने को हमें मिलेंगे। तो मोललता, तो मोललता क्या है? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, केजी मतलब किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक है। अब उसमें विलय के कितने मोल घुले हैं, यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते। तो एग्जाम में अगर पूछेगा संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, और अगर नहीं भी बता रहा है कि परिभाषा व सूत्र लिखो, तो अगर 2 नंबर में आ रहा है तो भी हमें क्या करना है? परिभाषा लिखनी और सूत्र लिखना है। अगर मान लो 3 नंबर में भी आ रहा है तो भी हमें परिभाषा और सूत्र लिखनी है, क्योंकि ये 1 नंबर में भी पूछा गया, 1 नंबर में पूछा गया तो आधा नंबर में परिभाषा, आधा नंबर में सूत्र, 2 नंबर में भी पूछा गया संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, और 3 नंबर में भी ये पूछा गया तो हमें परिभाषा और सूत्र ही लिखना है यहाँ पर। तो परिभाषा क्या है? 1 किलोग्राम 1 केजी, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, तो हम ये भी लिख सकते थे 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें इसका सूत्र लिखना है, तो क्या बोल रहा है? परिभाषा और सूत्र। तो अब हम इसका सूत्र देखेंगे। तो मोललता, अगर हमें परिभाषा याद है तो हम इसका सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। देखो क्या लिखा है? विलय के मोलों की संख्या। तो जब हम सूत्र लिखेंगे तो हमें ऊपर क्या लिखना है? यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, यानी बहुत सारे सूत्र आपने पढ़े होंगे, इसी सूत्र से बहुत सारे सूत्र हम बना सकते हैं। विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक, यानी 1 किलोग्राम क्या है? विलायक। एक चीज ध्यान रखना, जब भी, मैं इसको बता दूं आपको, जब भी ग्राम आता है या फिर किलोग्राम लिखा होगा, ग्राम लिखा होगा या फिर किलोग्राम, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द्रव्यमान यूज करते हैं, या फिर हम भार वर्ड यूज करते हैं, द्रव्यमान या भार। जब भी लिखा आएगा मिलीलीटर, मिलीलीटर, या लिखा होगा लीटर, तो इसके लिए हम आयतन यूज करते हैं। अब यूनिट क्या दी यहां पर? किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है? विलायक है, तो हम बोलेंगे विलायक का किसमें? किलोग्राम, यानी केजी, किलोग्राम में द्रव्यमान, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। अब आपको ये पहला फॉर्मूला लिखना है। तो एग्जाम में अगर आएगा संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और आपको ये फॉर्मूला लिखना है बस, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले बने हैं आगे वो सब इसी से बने। अब चूंकि अभी हमने क्या बताया? मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, तो इसका आगे का फॉर्मूला बन जाएगा।
यानी मोललता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार, क्योंकि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। फिर विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। फिर हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो फिर एक और सूत्र बन जाएगा, विलय का भार इंटू 1000 बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। फिर इसका अल्फाबेटिकल फॉर्मूला भी बन जाएगा, ऐसा लिखेंगे हम m इक्वल्स टू विलय के भार को, यानी भार को W से और विलय के भार को WV और इंटू 1000 बटे WA इंटू 1000 बटे यहाँ पर आ जाएगा MA इंटू WA, और ये किसमें है, ये ग्राम में। जब ऊपर 1000 लिखा है मतलब यहाँ पर विलायक का जो भार है वो ग्राम में बता रहे। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, परिभाषा याद है तो इसको भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से आगे फॉर्मूले बने। यानी इसके आगे के फॉर्मूले जो है वो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में यूज होते। तो एग्जाम में पूछेगा मोललता, तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हो। सूत्र आ जाएगा मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। बाकी के भी सूत्र इसके बने हैं, इंडिविजुअल भी मैंने ये टॉपिक समझाए, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आज केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उनके आंसर सहित यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने क्या समझा, मोलरता समझा। अब आगे बताएंगे हम मोलरता। तो इसमें भी क्या बताना है, केवल हमें परिभाषा बतानी है इसकी और सूत्र बताना है। तो ध्यान रखना, मोललता और मोलरता में थोड़ा सा अंतर है। मोललता में 1 किलोग्राम विलायक यूज हुआ, इसमें 1 किलोग्राम यानी किलोग्राम की जगह लीटर यूज हुआ और विलायक की जगह विलियन यूज हुआ। आपको ये ध्यान रखना है, मोललता में जो है वो किलोग्राम और विलायक, और इसमें लीटर, किलोग्राम की जगह लीटर और विलायक की जगह विलियन। बाकी तो सब सेम है। विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। उसे स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम इसका सूत्र देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही होगा सूत्र इसका। तो क्या लिखेंगे हम, मोलरता। अब मोलरता कैपिटल M आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे ऊपर, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और बटे नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या आ रहा है, विलियन, उसमें विलायक आ रहा था तो उसमें विलायक आ रहा था, इसमें विलियन आ रहा है। विलियन का उसमें क्या आ रहा था, किलोग्राम, विलियन का, और इसमें क्या आ रहा है, लीटर। जब भी मैंने क्या बताया था, ग्राम किलोग्राम आएगा तो द्रव्यमान या भार यूज करेंगे, मिलीलीटर और लीटर पूछेगा तो आयतन यूज करेंगे। तो विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन। बस आपको ये फॉर्मूला लिखना है, आगे के फॉर्मूले सब इसी से बने। तो मोल बराबर मैं फिर बता दूं, भार बटे अणुभार, तो किसके मोल है, विलय के हैं। तो अगला फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, नीचे इंटू में विलियन का लीटर में आयतन। अब 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो फिर इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, ऊपर इंटू 1000 बटे नीचे विलियन का मिलीलीटर में आयतन। और इसका अगर हम अल्फाबेटिकल फॉर्मूला देखेंगे तो अल्फाबेटिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, विलय का भार मतलब WB, विलय का अणुभार मतलब MB, ऊपर आ जाएगा 1000 और नीचे क्या लिखेंगे हम, आयतन, किसमें आ जाएगा, मिलीलीटर में। तो ये अल्फाबेटिकल फॉर्मूला, ये सब हमें लिखना नहीं है, हमें केवल परिभाषा लिखकर और केवल ये पहला सूत्र लिखना है, क्योंकि इसी सूत्र से सारे इसके सूत्र बने हुए। तो बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ता एग्जाम में, 2 नंबर में, 1 नंबर में परिभाषा, 1 नंबर में सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉर्मलता। अब नॉर्मलता क्या है, अब नॉर्मलता और मोलरता को हम इसको कंपेयर करें मोलरता से, तो मोलरता में भी 1 लीटर विलियन था, इसमें भी 1 लीटर विलियन है। मोलरता में था विलय के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, यानी विलय तो इसमें भी, विलय उसमें भी था, उसमें आ गए मोल और इसमें क्या आ गए, ग्राम तुल्यांक। बस इतना डिफरेंस है, मोलरता में मोल और उसमें ग्राम तुल्यांक, बाकी दोनों की परिभाषा एक जैसी है। तो मोलरता में 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या और इसमें 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के
ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे एन से। अब चूंकि हमें सूत्र लिखना है इसका, यानी पहला सूत्र ही हमें इसका लिखना है, बाकी पहले सूत्र से ही सारे फॉर्मूले बने, तो क्या लिखेंगे हम? नॉर्मलता एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ऊपर ये लिखेंगे, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, परिभाषा याद है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ऊपर हम लिखेंगे विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक, इतना भी लिख सकते, नहीं तो पूरा तुल्यांकों की संख्या, पूरा भी बताएंगे तो परिभाषा भी याद रहेगी। तुल्यांकों की संख्या या विलय के ग्राम तुल्यांक भी लिख सकते। और बटे क्या लिखेंगे? चूंकि मोलरता में भी 1 लीटर विलियन था और उसमें भी 1 लीटर, तो नीचे क्या लिखेंगे? विलियन। लीटर दिया है तो इसका आयतन बताना पड़ेगा, तो विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन। एक चीज ध्यान रखना, फिर मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी लीटर मिलीलीटर दिया होगा तो उसका आयतन यूज करते हैं, और जब भी ग्राम किलोग्राम दिया होगा तो उसका द्रव्यमान या भार बताएंगे। तो ऐसे अगर इसका और आगे फॉर्मूला बताना है तो ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? यानी भार बटे तुल्यांकी भार, तो इसका अगला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, और नीचे इंटू विलियन का लीटर में आयतन। अब लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो फिर एक और फॉर्मूला बन जाएगा, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, ऊपर 1000 अपॉन नीचे विलियन का मिलीलीटर में आयतन। तुल्यांकी भार भी पता होना चाहिए। तुल्यांकी भार अगर हमें किसी का निकालना है तो उसका हमें यानी मोलार मास यानी मोलर द्रव्यमान पता हो, यानी अणुभार पता हो, और बटे उसकी संयोजकता पता हो, यानी उसकी संयोजकता कितनी है, यानी वो पदार्थ जल में आयनित होकर कितने धनायन दे रहा है, कितने ऋणायन दे रहा है, यानी उसकी अम्लता या क्षारकता क्या है। जितने धन या जितने ऋण दे रहा है उसके अणुभार को उतनी संख्या से काट देते हैं तो उसका तुल्यांकी भार निकल आता है। हम इसके अभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी समझेंगे। तो ये नॉर्मलता हो गया। नेक्स्ट हम समझेंगे फॉर्मलता। तो फॉर्मलता, नॉर्मलता और मोलरता, ध्यान रखना इन तीनों में 1 लीटर विलियन यूज हुआ है। मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। मोलरता में मोल यूज हुए हैं, नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक यूज हुए, और फॉर्मलता में ग्राम सूत्र द्रव्यमान यूज होंगे। बाकी तीनों परिभाषाएं एक जैसी हैं। तो क्या बोलेंगे अब? फॉर्मलता 1 लीटर विलियन, नॉर्मलता में भी यही था, मोलरता में भी यही था, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। तो हमें यहां पर अंतर समझना है। नॉर्मलता में यहां पर क्या आया था? नॉर्मलता में क्या था? विलय के ग्राम तुल्यांक, और मोलरता में क्या आया था? मोलों की संख्या को विलियन की फॉर्मलता कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या लिखेंगे यहां पर हम? फॉर्मलता एफ, और क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा लिखेंगे, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ये भी लिख सकते हो। पूरा बताना हो तो ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, और बटे क्या लिखेंगे? विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन। तो ये परिभाषा, ऐसे इसके भी बहुत सारे सूत्र बनेंगे आगे, क्योंकि ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का सूत्र द्रव्यमान। तो विलय का भार बटे विलय का सूत्र द्रव्यमान इंटू विलियन का लीटर में आयतन, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो विलय का भार बटे विलय का सूत्र द्रव्यमान ऊपर इंटू 1000 बटे विलियन का मिलीलीटर में आयतन। ऐसे हम इसका सूत्र बना सकते, लेकिन हमें केवल ये 2 ही चीजें इसमें मेंशन करनी है, उसकी परिभाषा और उसका सूत्र। तो एक बार फिर बता दूं, मोलरता में मोल, नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक, और फॉर्मलता में ग्राम सूत्र द्रव्यमान। बस ये 3 वर्ड आप याद रखना, बाकी तीनों परिभाषाएं एक जैसी है। इनके सूत्र में भी यही चेंजेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विलियन।
विलयन की पीपीएम में सांद्रता, विलयन की पीपीएम, पीपीएम मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन और इसको बोलते हैं 10 लाख। तो चूंकि विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, विलय और विलायक, तो जो विलयन है उसके जो कणों की संख्या है वो मान लो 10 लाख मान ली, तो उसमें विलय के कितने कण घुले हुए हैं, यानी विलय के यानी विलयन के 10 लाख कणों में या 10 लाख भार वाले भाग में विलय के कितने भार भाग घुले हुए, यानी विलय के कितने कण घुले हुए, उसको बोलेंगे हम विलयन की पीपीएम में सांद्रता। तो किसी विलयन के 10 लाख भार, 10 लाख भार मतलब यानी पार्ट्स पर मिलियन 10⁻6, 10 लाख भार वाले भाग में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या। तो क्या ध्यान रखना है अपन को, यहाँ पर 10 लाख, बाकी क्या आ रहा है यहाँ पर भार भाग, यानी 10 लाख भार वाले भाग में विलय के भार भागों की संख्या को विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। अब यहां पर भी हमें इसमें सूत्र ही बताना है, तो क्या लिखेंगे हम, नॉर्मल लिख देंगे, यानी पीपीएम या पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार। अब मैंने क्या बताया, जब भी भार या द्रव्यमान आएगा तो ग्राम और किलोग्राम यूज करेंगे, तो यहां पर हम क्या बताएंगे, जो भार है उसको ग्राम में बताना है। नीचे क्या आ जाएगा, विलयन का भार, विलयन का भार, विलयन का भार, और यहां पर इसको भी किस में बताएंगे हम, ग्राम में। अगर हम लिखते हैं विलय का आयतन तो ब्रैकेट में लिखते हैं मिलीलीटर, और लिखते हैं विलयन का आयतन तो ब्रैकेट में लिखते हैं मिलीलीटर इनटू 10⁻6, 10⁻6 मतलब 10 लाख। तो विलयन के 10 लाख भार वाले भाग में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या को विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आएगा तो हमें केवल इसकी परिभाषा लिखनी और ये सूत्र लिखना है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मोल प्रभाज या मोल भिन्न। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, प्रभाज मतलब होता है अनुपात, और मोल मतलब, चूंकि अगर हमने बताया कि कोई विलयन है और हमने बताया कि उसमें विलय के एन बी मोल और विलायक के एन ए मोल घुले, यानी जो विलयन है वो कहीं ना कहीं उसमें मोलों की संख्या बताई जा रही है। तो हम बोल रहे हैं कि विलय के एन बी मोल है और विलायक के एन ए मोल है, तो मोलों का अनुपात, मोलों का अनुपात ही कहलाता है मोल प्रभाज। अब प्रभाज को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर भिन्न के नाम से भी आ सकता है अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्न या मोल अंश। तो हम क्या बोल रहे हैं, अनुपात। हम जानते हैं विलयन के दो घटक हैं, विलय और विलायक। तो विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन के संपूर्ण घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज बोलते हैं, यानी घटकों का अनुपात है। तो ध्यान देना, विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव, क्योंकि विलयन के दो अवयव है, विलय और विलायक, तो क्या बोल रहे हैं, एक अवयव, यानी विलयन के एक अवयव के मोलों की संख्या। अब एक अवयव चाहे आप विलय लो या फिर विलायक, एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कुल मोल में क्या आ जाएगा, क्योंकि विलयन में विलय और विलायक होता है, तो कुल मोल क्या हो गया, विलय और विलायक के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, जैसे मोललता की इकाई होती है, फॉर्मलता की, नॉर्मलता की, और इस प्रकार मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है। तो क्या बोलेंगे, अगर हम इसका नॉर्मल सूत्र बताना चाहें यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हम इधर, मोल प्रभाज। अगर एग्जाम में पूछेगा कि मोल प्रभाज, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर में पूछेंगे, तो मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित किया, एक्स से। चूंकि अनुपात है इसलिए यहाँ पर इसकी, यानी विलय और विलायक के मोलों का अनुपात है सिंगल और टोटल, इसलिए यहाँ पर इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एक अवयव के मोल, एक अवयव, एक अवयव के मोल, अब चाहे वो विलय हो या विलायक हो, एक अवयव के मोल बटे क्या लिखेंगे, विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल, कुल मोल। अगर एग्जाम में पूछेंगे कि मोल प्रभाज क्या है, उसका सूत्र लिखो, तो आपको परिभाषा तो मैंने बताई दी,
कि विलयन के एक अवयव के मोल और संपूर्ण अवयव के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखनी है और सूत्र लिखना है। चूंकि इस चैप्टर में डेरिवेशन भी है तो इसके आगे जो फॉर्मूले हैं उसको भी हम पढ़ेंगे, बट एग्जाम में आएगा तो हमें इतना लिखना है, क्योंकि इसी जो हम वीडियो है हमारा आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें कुछ डेरिवेशन भी हम समझेंगे तो यूज होगा। तो आगे हम इस मोल प्रभाज को थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं। इधर देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी विलयन में, मान लो कोई विलयन बन रहा है और यदि किसी विलयन में विलय के NB मोल है, विलय के क्या है NB मोल, यानी विलय के मोलों की संख्या NB है और विलायक के मोलों की संख्या Na है, उपस्थित है, तो विलयन के कुल मोलों की संख्या, तो विलयन में कुल कितने मोल हो गए, विलयन के कुल मोलों की संख्या NB प्लस Na होगी तब इस विलयन में। अब हम यहाँ पर बताएंगे इस विलयन में चूंकि मोल प्रभाज दोनों का हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज। अब चूंकि मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं तो विलय के मोल प्रभाज को हम XB से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि विलय मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करेंगे तो विलय के मोल प्रभाज को XB से प्रदर्शित करेंगे। तो XB बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या लिख रहे थे, एक अवयव के मोल और विलयन के कुल मोल। तो एक अवयव, अब चूंकि विलय को क्या मान रहे हैं यहाँ पर NB मान रहे हैं, तो एक अवयव के मोल क्या हो जाएगा NB और कुल मोल क्या हो जाएगा NB प्लस Na, ये कुल मोल हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या बोलेंगे, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज को तो हम x से प्रदर्शित कर रहे हैं और विलायक के लिए क्या लिखेंगे हम A, तो इसमें भी क्या हो जाएगा एक अवयव और विलयन के कुल अवयव। तो चूंकि विलायक की बात कर रहे हैं यानी विलायक के अवयव को हमने, विलायक के मोल को किससे प्रदर्शित किया Na से, तो एक अवयव में हो गया विलायक तो उसके मोल हो गए, क्या लिखेंगे Na अपॉन NB प्लस Na, तो ये हो जाएगा। अगर मान लो हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लें, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लें दोनों को, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर XB प्लस XA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर NB अपॉन NB प्लस NA प्लस NA, क्योंकि ये XB की वैल्यू हो गई और XA की वैल्यू NA अपॉन NB प्लस NA, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा XB प्लस XA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर मान लो हमें XB की वैल्यू चाहिए या XA की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर XA इक्वल्स टू, XB उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस XB, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर मान लो हमें XB की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा XB इक्वल्स टू 1 माइनस XA, ऐसा हो जाएगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, तो XB प्लस XA बराबर 1 होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक के मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है। तो चूंकि आगे ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे इसलिए आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि मोल प्रभाज मतलब एक अवयव के मोल और विलयन के कुल मोल। और अगर हम बात कर रहे हैं विलय के मोल प्रभाज की तो विलय के मोल प्रभाज मतलब विलय के मोल और विलयन के कुल मोल। अगर हम बात कर रहे हैं विलायक के मोल प्रभाज की तो विलायक के मोल और विलयन के कुल मोल दोनों को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर इसके जो है इक्वेशन प्राप्त होगी। अब हम आगे देखते हैं हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। अब हेनरी क्या कहता है कि नॉर्मल ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर और नॉर्मल प्रेशर पर जो वातावरण का या कमरे का ताप व दाब है उसको हम एनटीबी बोलते हैं, यानी सामान्य ताप व दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सामान्य ताप व दाब पर किसी भी द्रव में गैस घुलती नहीं है, यानी उसमें घुलनशील नहीं होती। अगर मान लो ऐसी गैसें घुल रही होती तो वातावरण में तो बहुत सारी गैसें,
कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारी गैसें तो डिसॉल्व होती रहती है। होती हैं जैसे बहुत कम मात्रा में होती होंगी, लेकिन सामान्य ताप व दाब पर द्रव में गैसें नहीं घुलती। अब गैसों को घोलना है तो गैसों को दाब के साथ द्रव में प्रवाहित किया जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, किसी द्रव में घुलनशील या घुलने वाली गैस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, ऐसा हेनरी ने कहा था। लेकिन ताप को स्थिर होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, स्थिर ताप पर किसी विलायक, विलायक मतलब द्रव, अब विलायक का मतलब यहाँ पर पानी से होता है, जल से है नॉर्मल, क्योंकि विलायक जो हमारे नेचर में है वो जल ही विलायक है, यानी प्राकृतिक विलायक है। तो किसी विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित, उपस्थित मतलब घुलने वाली गैस, उपस्थित का मतलब घुलने वाली गैस, विलय गैस की मात्रा यानी उसमें घुलने वाली गैस की मात्रा गैस के दाब यानी गैस पर जो दाब लगाएंगे उसके समानुपाती होती है। गैस में जितना दाब लगाएंगे, गैस को जितने दाब के साथ द्रव में प्रवाहित करेंगे गैस, उतनी उसमें विलय होगी, ऐसा कहा जाता है। जिसके साथ वह विलायक साम्य अवस्था में होता है। लेकिन पात्र कैसा होना चाहिए, बंद पात्र होना चाहिए। पता चला खुले पात्र में दाब डालकर गैस को द्रव में प्रवाहित किया, और चूंकि वो वातावरण के संपर्क में है पात्र, तो धीरे धीरे गैस बाहर निकल जाएगी। तो पात्र कैसा होना चाहिए, पात्र बंद होना चाहिए, यानी बंद पात्र में वो द्रव होना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, यानी विलय गैस की मात्रा द्रव में, विलय गैस की मात्रा यानी विलय गैस की मात्रा को m से और उसके दाब के समानुपाती होती है। दाब मतलब P। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m इक्वल्स टू KH। अब KH क्या है यहाँ पर, हेनरी स्थिरांक इनटू P, ये आ जाएगा इसका इक्वेशन है। तो m क्या है, m है द्रव में विलय या घुली हुई गैस की मात्रा, KH क्या है यहाँ पर, हेनरी स्थिरांक, और P क्या है, गैस के ऊपर लगाया गया दाब। अगर मान लो गैस की मात्रा को हम मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करते हैं, किसके रूप में व्यक्त करते हैं, मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करते हैं, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, यानी P समानुपाती XB, P समानुपाती XB, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा KH, और यहाँ पर आ जाएगा XB। तो यहाँ पर P क्या है, P है यानी गैस पर लगाया गया दाब, और KH क्या है, हेनरी स्थिरांक, और XB क्या है, यानी जो विलय गैस है उसका मोल प्रभाज। तो दो प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं। एग्जाम में कुछ भी हम कोई भी सूत्र लिख सकते हैं। अगर हम गैस की मात्रा को मोल प्रभाज में बता रहे हैं तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे, लेकिन केवल गैस की मात्रा बता रहे हैं और हम नॉर्मल उसको बता रहे हैं तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो एग्जाम में अगर पूछेगा तो हेनरी का नियम लिखना है हमें और उसका सूत्र लिखना है। नेक्स्ट, अभी ये पहला क्वेश्चन चल रहा था कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, परिभाषा और सूत्र लिखना था हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। यहाँ पर परिभाषा बता रहा है और उदाहरण बताना है, परिभाषा और उदाहरण। तो जैसे इसमें दे रखा है विलयन, परासरण, परासरण दाब, समपरासरी विलयन, स्थिर क्वाथी मिश्रण और अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये सब एग्जाम में पूछे गए और हर साल इनमें से या तो कोई एक जो है वो परिभाषा पूछेंगे या दो परिभाषा भी इसमें से पूछ सकते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में से भी कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा ही, अब चाहे उसमें कोई एक परिभाषा या दो, इसी प्रकार इसमें से भी कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछेंगे। तो अब हम इनको वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। अब चूंकि विलयन की परिभाषा यानी विलयन जैसे कंटेंट भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहां पर जैसे विलयन दिया, विलयन की परिभाषा एग्जाम में 2 नंबर में पूछी गई, 2 बार आई है। अब बच्चों को लगता है ये क्या पूछेंगे, बट हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में जो पेपर होता है उसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। एक तो नॉर्मल आते हैं 50%, जिनको सारे बच्चों ने अगर पढ़ा है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। फिर 25% जो क्वेश्चन होते हैं उसका लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है, 25% जो थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छा है वो उसको सॉल्व कर सकता है। अब बाकी 25% में से 10% थोड़ा सा और हार्ड कर देते, 10 से 15% क्वेश्चन थोड़ा सा उनका लेवल बढ़ा देते, यानी जो बच्चा थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ता है डीप में वो उसको सॉल्व कर सकता है। और
5% और 10% क्वेश्चन एग्जाम में नए टाइप के आते, थोड़ा सा टफ आते, यानी जो पहले कभी एग्जाम में नहीं दिए गए होंगे या फिर जिनको घुमा फिरा के दे दिया गया। तो जो बच्चों ने पूरा कंटेंट पढ़ रखा है, ने पूरी बुकें पढ़ रखी हैं, तो कहीं ना कहीं वो लॉजिक लगा के उसको सॉल्व कर लेता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा टफ रहती है, चूंकि घुमा दिया। अब कई बार ऐसा होता है कि मीडियम पढ़ने वाला बच्चा भी उस क्वेश्चन को समझ जाता है और उसको भी सॉल्व कर देता है, तो ऐसा नहीं है। तो जो लेवल होता है पेपर का, थोड़ा सा 5 से 10% पोर्शन उसमें थोड़ा टफ होता है, क्योंकि पेपर का लेवल एक जैसा होगा तो बहुत सारे बच्चे 100 में से 100 मार्क्स मार देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा लेवल टफ होता है। तो विलियन अब एग्जाम में आ गया, बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाते। तो विलियन क्या है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अभी हमने कहा दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब विलियन जिन पदार्थों से बन रहा है उसको उसके अवयव या घटक बोलते हैं, और विलय और विलायक विलियन के अवयव या घटक हैं। जिसकी मात्रा कम होगी, जिस घटक की या जिस अवयव की या जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे विलय बोलेंगे, और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक बोलेंगे। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, फिर विलियन को बनाने वाले पदार्थ विलियन के घटक कहलाते हैं। विलय और विलायक विलियन के घटक हैं। विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे विलय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे विलायक कहते हैं। उदाहरण लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हेडिंग क्या थी? परिभाषा और उदाहरण लिखना है। तो नमक, नमक एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि नमक का सूत्र NaCl है। NaCl यौगिक है। हमने क्या बताया? केमिस्ट्री में परमाणु, अणु, तत्व और यौगिक ये शुद्ध है। तो नमक और जल, अब जल भी क्या है? यौगिक है। जल का सूत्र H2 है। ये दोनों प्योर है, क्योंकि इनके सूत्र कभी चेंज नहीं होते, इसलिए ये शुद्ध है। इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा समांगी मिश्रण। NaCl पानी में घुलेगा लेकिन क्रिया नहीं करेगा और दिखेगा भी नहीं, इसलिए वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। तो NaCl इसमें जब मिला तो NaCl यानी नमक को कम डाला, पानी ज्यादा था, तो नमक क्या है यहाँ पर? नमक यहाँ पर विलय है, और जो जल है, जल यहाँ पर विलायक है। तो विलयन की परिभाषा में ऐसे याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी, परासरण। परासरण, अब परासरण जो शब्द है वो द्रवों के लिए यूज किया गया। द्रव मतलब लिक्विड, द्रवों के लिए यूज किया गया परासरण। तो अब हमने बोला विलायक और विलयन, तो अगर हम वातावरण की भी बात करें तो या तो हमारे आसपास द्रव में विलायक होता है यानी जल होता है, या फिर विलयन होता है। जल में बहुत सारी चीजें मिलाते चले गए तो वो विलयन बन गया, या कोई भी एक कंटेंट मिला दिया तो विलयन बन गया। तो विलयन, जब विलायक में हम विलय घोलते हैं तो विलायक की सांद्रता बढ़ जाती है, यानी शांता, सांद्रता से मतलब उसकी शांता, गाढ़ापन बढ़ जाता है। तो हमसे कहा जाए कि विलयन ज्यादा गाढ़ा है या विलायक ज्यादा गाढ़ा है, यानी किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, शांता किसकी ज्यादा है, तो बोलेंगे विलायक पतला है विलयन की तुलना में। तो जब हम किसी पात्र में, किसी बर्तन में एक तरफ रख देंगे हम विलयन, अर्धपारगम झिल्ली लगा देंगे, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब अर्धपारगम झिल्ली। एक तरफ रख देंगे हम विलायक और एक तरफ क्या रख देंगे हम? विलयन। तो चूंकि विलायक पतला है, विलायक क्या है? पतला है, यानी विलायक के अणु अपने आप विलयन के अंदर जाने लगेंगे, क्योंकि विलयन में क्या मिला है? विलयन में विलय मिला हुआ है। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों का साइज 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। इतना साइज विलायक के अणुओं का होता है, इसलिए विलायक निकल जाता है। तो जब अर्धपारगम झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक तरफ विलयन एक तरफ विलायक रख देंगे तो विलायक के अणु अपने आप विलयन की तरफ जाने लगेंगे, यानी एक प्रेशर डालते हुए। इसको बोलेंगे हम परासरण। अब इस क्रिया को हमें रोकना है, मतलब हम बोल रहे हैं परासरण की क्रिया को रोकना है। तो परासरण की क्रिया किसको बोल रहे हैं? जब विलायक विलयन में जा रहा है, या फिर दोनों तरफ विलयन रखे होते तो जो विलयन पतला होता और उसमें से विलायक के अणु गाढ़े वाले विलयन की ओर जाने लगते, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो इसकी सांद्रता कम है, पतला, इसकी सांद्रता ज्यादा है, तो हम बोलेंगे जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते तो क्रिया परासरण कहलाती है। कब तक होगी? जब तक दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। अब हमें इस क्रिया को रोकना है, तो हम क्या करेंगे? विलयन की तरफ से पिस्टन द्वारा एक दाब लगाएंगे।
कितना दाब लगाएंगे? जितना विलायक विलयन में प्रवेश करते समय डाल रहा है। तो बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से विलायक को रोकने के लिए लगाया जा रहा है, विलायक के अणुओं को रोकने के लिए, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर परासरण दाब। क्योंकि हमारे कंटेंट में दोनों ही, परासरण भी है और परासरण दाब भी है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों बताए। तो ध्यान दें क्या बोल रहे हैं, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में जाना। विलयन में जाना मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अथवा एक और परिभाषा बताएगी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, यानी दोनों तरफ विलयन रखे होते तो क्या बोलते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गति करना, अपने आप गति करना परासरण कहलाता है। तो क्या बोलेंगे, जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में या कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करेंगे तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। यह क्रिया तब तक होगी जब तक दोनों ओर की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। अब चूंकि हमें उदाहरण लिखना है हर परिभाषा में, तो किशमिश व अनाज के दानों का जल में फूलना, जैसे रात में चने वगैरह भिगो देते या कोई दाल वगैरह डाल देंगे तो वो उसके साइज से जस्ट डबल हो जाएगी। जैसे आलू हो गया, या फिर जैसे हमने बोला किशमिश, अंगूर को सुखाकर किशमिश। अब किशमिश के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का विलयन था, तो विलयन था यानी उसमें और भी चीजें थी, और जो किशमिश था वो एक पौधे का पार्ट है। तो जो पौधे होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं, और कोशिकाओं के चारों तरफ जो झिल्ली होती है, यानी जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है एक प्रकार से। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से किशमिश के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है, और पानी क्या है, विलायक है, और किशमिश के अंदर विलयन है, यानी किशमिश फूल जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं, परासरण दाब, विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखेंगे तो क्या होने लगता है, परासरण की क्रिया होने लगती है, विलायक विलयन में जाने लगता है। अब हमें उसे जाने से रोकना है तो विलयन पर बाहरी दाब लगाया जाता है, ताकि जितना दाब वो विलायक विलयन में आते समय डाल रहा है उसी बाहरी दाब को क्या बोलेंगे हम, परासरण दाब। और परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखने पर परासरण की क्रिया होने लगती है, जिसे रोकने के लिए विलयन पर बाहरी दाब लगाया जाता है, जिसे परासरण दाब कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन, सम मतलब समान और परासरी मतलब परासरण दाब। परासरी मतलब परासरण दाब और सम मतलब समान और विलयन, यानी हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमने दो विलयन यानी एक पात्र लिया, उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस तरफ भी हमने विलयन रख दिया और उस तरफ भी हमने विलयन रख दिया, और दोनों में विलय के कणों की या विलय के मोलों की या विलय के अणुओं की संख्या समान है। तो विलयन में परासरण दाब कब समान होंगे, जब विलयन में विलय के कणों, विलय के अणुओं की संख्या समान होगी। तो ऐसे विलयनों को जिनमें विलय के कणों की संख्या समान है, क्योंकि विलयन की सांद्रता को कौन परिवर्तित कर रहा है, विलय परिवर्तित कर रहा है, तो विलायक के अणुओं का बहाव किसी भी ओर नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पर एक दो अणु आते भी है विलायक के, तो यहाँ से तुरंत ये इस तरफ चले जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का बहाव किसी भी ओर नहीं है, क्योंकि दोनों विलयनों में विलय की मात्रा समान है, यानी उनके परासरण दाब समान है। तो वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखने पर विलायक का या विलायक के अणुओं का बहाव किसी भी ओर नहीं होता है। अब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें विलय का मोलर सांद्रण समान है। मोलर सांद्रण मतलब मोल प्रति लीटर। अगर मान लो दोनों में विलायक 1 लीटर लिया गया होगा तो दोनों में विलय के मोल समान होंगे, यानी विलय का मोलर सांद्रण समान होता है। अब हम इसका उदाहरण देखें, समपरासरी विलयन का उदाहरण देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम, 0.85% NaCl यानी 0.85% NaCl का विलयन रक्त सीरम के समपरासरी है। 0.85% NaCl का विलयन रक्त सीरम के समपरासरी है।
0.85% NaCl का विलयन रक्त सीरम। अब रक्त सीरम क्या होता है? रक्त मतलब खून। जब कभी चोट लगती है तो खून बाहर बहने लगता है, कुछ समय बाद उस खून का थक्का जम जाता है, खून क्लॉट हो जाता है, रक्त क्लॉट हो जाता है वायु के संपर्क में आने पर। उसके बाद भी खून में से हल्का पीले रंग का एक पतला पदार्थ रिश्ता रहता है, चिपचिपा, उसको बोलते हैं रक्त सीरम। तो अगर एक पात्र में हम NaCl नमक का इतना विलयन बनाकर लें, एक तरफ हम रखें पात्र में इसको और बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगाकर दूसरे तरफ अगर हम रक्त सीरम को रख दें तो दोनों समपरासरी विलयन है, यानी दोनों में विलय की मात्रा यानी विलय की मोलर सांद्रता बराबर होती है। नेक्स्ट है स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या लिखा हुआ है ये? स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर मतलब कांस्टेंट और क्वाथी का मतलब होता है क्वथनांक। स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्वथनांक वर्ड किसके लिए यूज करते? क्वथनांक हम द्रव के लिए यूज करते और गलनांक ठोस के लिए यूज करते। यानी किसी ठोस को जब हम इतना ताप देते कि वो पिघलने लगे तो हम बोलेंगे वो ताप उसका गलनांक है, यानी जिस ताप पर वो ठोस पिघलने लगे तो उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, और जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, उसकी वाष्प बनने लगे, उसको बोलते हैं उसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो हर द्रव का या हर ठोस का, किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित किया और फिर द्रव को गर्म किया तो उसका भी क्वथनांक होगा। तो कोई भी द्रव हो उसके क्वथनांक अलग अलग होते। भले 4-5 द्रवों को हमने एक साथ मिला दिया, लेकिन जब हम गर्म करेंगे तो उसमें जो घटक मिला हुआ है जिसकी वाष्पें जल्दी बनेगी वो जल्दी उबलेगा, यानी कम मतलब जिसका क्वथनांक कम होगा उसकी वाष्पें जल्दी बनेगी। फिर ताप को बढ़ाते जाएंगे तो दूसरे जो द्रव है उनकी वाष्पें बनती जाएगी। ऐसा इस मेथड का यूज करके, इसको हम आसवन बोलते हैं, इसका उपयोग करके हम द्रव में जितने भी अवयव मिले हुए हैं या अन्य पदार्थ मिले हुए हैं जो द्रव अवस्था में है या ठोस में भी हैं, तो ठोस पात्र में रह जाएगा, द्रव वाष्पित हो जाएगा। तो आसवन द्वारा हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। यानी कुल मिला के हम ये कहते हैं कि प्रत्येक द्रव का क्वथनांक अलग अलग है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, ये एक अपवाद है। दो द्रव मिले हुए और हमने गर्म किया, यानी दो पदार्थ मिले, यानी विलयन बन गया वो। अब हमने गर्म किया तो बोल रहे हैं एक ही ताप पर पूरा विलयन वाष्पित हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक अपवाद है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण मतलब एक अपवाद है। क्या बोल रहे हैं हम? वह विलयन जो एक निश्चित ताप पर यानी एक ही ताप पर उबल रहा है, उबल रहा है मतलब उसकी वाष्पें बन रही है, और वाष्पें जब बनी तब उनकी वाष्पों में कोई अपघटन नहीं हुआ, कोई अपघटित नहीं हुई, मतलब उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। और उन वाष्पों को जब ठंडा किया गया तो वाष्पें एक ही ताप पर फिर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। यानी वह विलयन जो एक ही ताप पर उबलता है, निश्चित ताप पर उबलता है, बिना संगठन में परिवर्तन के, यानी उसकी आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा और किसी पर्टिकुलर ताप पर वो फिर संघनित हो जाएगा, आश्वित हो जाएगा, मतलब यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी एक निश्चित ताप पर उबलता है, बिना संगठन में परिवर्तन के उसी ताप पर आश्वित होता है, और ठंडा करेंगे तो वो द्रव में भी परिवर्तित हो जाएगा, तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे विलयनों को बोलेंगे हम स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वाथी विलयन। एक ही ताप पर वाष्प बनी और ठंडा करेंगे तो फिर पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि उनका कोई भी अपघटन नहीं होगा। अब उदाहरण 95.5% एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल मतलब एथेनॉल, और उसमें 4.5% जल मिला हो, ये विलयन एक स्थिर क्वाथी विलयन है। अब चूंकि हम जानते हैं पानी का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है लगभग 74 डिग्री सेल्सियस, 74 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को एक ही ताप पर तो नहीं उबलना चाहिए, लेकिन अगर ये इस रेशो में मिले हों तो ये एक स्थिर क्वाथी विलयन है। मैंने बताया यहाँ पर स्थिर क्वाथी ऐसे लिखेंगे, स्थिर क्वाथी विलयन है, और जिसका क्वथनांक कितना है 78.13 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर यानी पानी की भी वाष्प बनेंगी, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी एक प्रकार से केमिस्ट्री में अपवाद है, एक्सेप्शन है, लेकिन एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अर्ध पारगम झिल्ली। तो हम पढ़ रहे थे दूसरा प्रश्न, उसमें परिभाषाएं बतानी थी और उन परिभाषाओं के साथ हमें उदाहरण बताना था। अर्ध पारगम झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अर्ध पारगम झिल्ली ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक ही आर पार जा सकता है, आ सकता है, और विलय नहीं जा सकता। तो रीजन क्या है? विलय के कणों का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू सॉल्वेंट, विलायक की तुलना में। और अर्ध पारगम झिल्ली में जो छिद्र होते हैं वो विलायक के अणुओं के साइज के, इसलिए विलायक निकल सकता है। तो वे झिल्ली जिनमें से होकर केवल विलायक के अणु आर पार निकल सकते हैं, विलायक के अणु आर पार, वे झिल्ली जिनमें से होकर केवल विलायक के अणु आर पार निकल सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? निकल सकते हैं, किंतु विलय के अणु नहीं, विलय के अणु नहीं जा सकते हैं। अर्ध पारगम झिल्ली कहलाती है। उदाहरण लिखना है। पार्चमेंट पेपर मतलब चर्म पत्र, चमड़ा। सेलोफेन झिल्ली, जैविक झिल्लियां यानी जैसे कोशिका झिल्ली हो गई, ये सब नेचुरल झिल्ली है, प्राकृतिक झिल्ली आदि अर्ध पारगम झिल्ली के उदाहरण है, और ये प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाया। फिर एक और उदाहरण यहाँ पर है कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड फॉर्मूला क्या है? Cu2FeCN6। कॉपर फेरोसाइनाइड ये कृत्रिम रासायनिक अर्ध पारगम झिल्ली है, यानी प्रयोगशाला में रासायनिक पदार्थ से बनाई गई, यानी हम देख रहे हैं इसका फॉर्मूला। तो एग्जाम में पूछते भी हैं जैसे कि कृत्रिम अर्ध पारगम झिल्ली का एक उदाहरण लिखिए, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो कॉपर फेरोसाइनाइड, तो हमें इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, Cu2FeCN6। तो ऐसे हमारा ये सेकंड चैप्टर, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन थर्ड है। निम्न को परिभाषित कीजिए, केवल हमें परिभाषा बतानी है। तो यहाँ पर दो है, ए और बी। मोलल क्वथनांक, उन्नयन स्थिरांक। मोलल क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी के फॉन्ट में चेंजेस आ जाते, तो क्वथनांक वो भी सही लिखा हुआ है लेकिन उसने ऐसा लिया, तो ध्यान रखना। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, हम इन दोनों को हमें समझना है। तो यहाँ पर जो मोलल है, मोलल का अर्थ क्या है? यहाँ पर मोलल का अर्थ है, ध्यान रखना, मोल पर केजी। मोलल मतलब मोल पर केजी, यानी मोल प्रति ग्राम, यानी किलोग्राम। किसको बता रहा है? ये मोललता को बता रहा है। और क्वथनांक मतलब किसी द्रव के उबलने का ताप। उन्नयन मतलब होता है वृद्धि, और स्थिरांक मतलब यानी जब विलायक में हम मतलब एक निश्चित विलायक में, विलायक मतलब जैसे जल हो गया, यानी जल की या विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की एक पर्टिकुलर मात्रा, निश्चित मात्रा मिलाएंगे, तो जो विलायक होगा जल है उसके उबलने की दर में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं जल में कुछ भी मिला दें तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। अब आपने कुछ भी मिला दिया उसमें, नमक, शक्कर वगैरह, तो उसके उबलने की दर पहले से बढ़ जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस से हो सकता है 110, 120। तो हम क्या बोल रहे हैं? विलायक में विलय मिलाने पर उबलने की दर बढ़ जाती है। अब अगर विलायक की मात्रा निश्चित है और विलय की मात्रा निश्चित है, तो हम उसके लिए स्थिरांक वर्ड यूज करेंगे। तो मोल मतलब विलय के मोल, केजी मतलब विलायक का द्रव्यमान, विलायक का यहाँ पर जो भार बता रहे किलोग्राम में उसका द्रव्यमान। तो अगर हमने बोला कि 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोल दिया, तो अब विलायक के उबलने में उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसको बोलेंगे हम मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोलल मतलब मोल पर केजी, तो मोललता क्या बोलते हैं हम? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो अगर हमने ये बोला कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या 1 है, तो फिर हम बोलेंगे उसके उबलने में कितनी वृद्धि हुई, उसको मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब हम इसका आंसर समझते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। तो मोल मतलब मोललता, आपको ऐसे ध्यान रखना। क्वथनांक मतलब द्रव के उबलने का ताप, और जब आप किसी द्रव में या विलायक में विलय मिला दें तो उसके उबलने में वृद्धि हो जाती। स्थिरांक विलय की मात्रा फिक्स है और विलायक की मात्रा निश्चित है। तो क्या बोलेंगे हम? 1 मोल विलय को 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम विलायक, अब देखो आप विलय की मात्रा कितनी दे रहे हैं? 1000,
और विलय की मात्रा कितनी दे रहे हैं, 1 मोल, इसलिए उसमें स्थिरांक वर्ड जुड़ा है। तो 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर या विलय करने पर विलायक के क्वथनांक में, क्वथनांक ध्यान रखना ऐसा लिखना है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है उसे मोलल क्वथनांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। के क्या है यहाँ पर, स्थिरांक कांस्टेंट, और बी मतलब चूंकि क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसलिए हम यहाँ पर बी लेके आए, केबी से प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि ताप है तो ताप की इकाई क्या होगी, ताप की इकाई केमिस्ट्री में केल्विन लिखते हैं। तो किलोग्राम मोल इनवर्स, तो किलोग्राम किसको बता रहा है, विलायक को, और मोल किसको बता रहा है, विलय को। तो आपने विलायक में जो विलय मिलाया तो उसके ताप में कितनी वृद्धि हुई, के मतलब केल्विन, ताप को केल्विन में बताते हैं केमिस्ट्री में, के केजी मोल इनवर्स, ऐसा उसको हम पढ़ते हैं। तो इसका मात्रक होता है के केजी मोल इनवर्स होता है। अब हम देखते हैं शुद्ध जल के लिए, जब जल में कुछ भी ना मिलाओ, केवल जल का सूत्र H2O, जैसे बोलते हैं हम डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर मतलब आसूत जल। तो शुद्ध जल के लिए चूंकि जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है, 373 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो शुद्ध जल के लिए 373 केल्विन पर, यानी उसका क्वथनांक कितना है, केबी बराबर 0.52 के केजी मोल इनवर्स। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर 1 किलोग्राम जल में आपने 1 मोल विलय मिला दिया, वो भी ऐसा जिसकी वाष्प नहीं बनती क्योंकि जल वाष्पशील द्रव है, तो जो जल है उसका क्वथनांक पहले से 0.52 यानी इतना केल्विन बढ़ जाएगा अगर आपने 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलय मिला दिया। इसी प्रकार मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक जस्ट ये उल्टा है। तो मोलल मतलब वही मोललता, मोल पर केजी, हिमांक मतलब जमना, और अवनमन मतलब कमी, और स्थिरांक मतलब विलय और विलायक की मात्रा विकसित, तो जस्ट उल्टा है उसका। तो क्या बोलेंगे, 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक में जो कमी होती है, जब विलायक में विलय मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक कम हो जाता है। तो हिमांक में जो कमी होती है, अवनमन मतलब कमी, उसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब हिमांक को फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे इसको केबी से प्रदर्शित किया, इसको केएफ से प्रदर्शित करेंगे। चूंकि ठंडा हो या गर्म हो ताप की यूनिट सेम होती है, तो के केजी मोल इनवर्स, उसमें भी विलायक की मात्रा उतनी थी, विलय की मात्रा उतनी थी, इसमें भी सेम है, ठीक है। और शुद्ध जल आगे हम इसको देखेंगे। तो याद रखना, अगर आपको ये याद हो जाएगा तो इसका जस्ट उल्टा इसमें है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक को समझ रहे थे कि 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोल देंगे तो विलायक के हिमांक में जो कमी होगी उसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। उसे केबी से, इसे केएफ से प्रदर्शित करते, बाकी दोनों की यूनिट सेम होगी। शुद्ध जल के लिए चूंकि जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, तो पर केएफ 1.8 के केजी मोल इनवर्स। अगर आपने 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलय मिला दिया तो उसका हिमांक इतना घट जाएगा 1.86 के केजी मोल इनवर्स, और बढ़ेगा कितना 0.52 के केजी मोल इनवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अंतर लिखिए, अंतर लिखिए। अब इस चैप्टर में 4 अंतर है वैसे, एक मोललता मोलरता, एक विसरण परासरण, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, और अनादर्श विलयन के 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो धनात्मक और ऋणात्मक में अंतर, लेकिन 4 अंतर में से 3 अंतर बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कोई ना कोई अंतर हर साल आता ही है। तो अंतर लिखिए। तो अंतर में क्या है, यहाँ पर मोललता और मोलरता, फिर आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो मान लो 2 नंबर में आ गया तो 2 पॉइंट लिखने, 3 नंबर में आया तो 3 पॉइंट लिखने, 4 नंबर में आया तो 4 पॉइंट लिखने। तो मिनिमम हमें 4 पॉइंट याद करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं यानी पेपर में, वो अधिकतम 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर 4 नंबर में आ गया तो फिर अंतर हमें 4, हाँ 2 और 3 में आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हम लिख सकते हैं।
तो मोललता और मोलरता की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट इसकी परिभाषा ही बना देंगे। इसमें क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता, और 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे मोल प्रति किलोग्राम में और इसे मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। और मोललता में विलयन का आयतन यानी आयतन यूज नहीं होता, इसमें भार या द्रव्यमान यूज नहीं होता। और हम ये कहते हैं कि मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती, मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होती, क्योंकि मोलरता में आयतन यूज होता है और आयतन जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा। तो मोलरता यानी ताप से प्रभावित होती है, मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या फिर हम लिख सकते हैं इसे स्मॉल एम से कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। तो हम यहाँ पर तीनों में अंतर देखते, इसके आंसर 1 by 1 देखते हैं। तो चूंकि मैंने इसके आंसर अपने बच्चों को जो पढ़ाता हूँ वही मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ अपने वीडियो में। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोलरता, ध्यान रखना यहाँ पर मोलरता, चूंकि जो हमने अपना क्वेश्चन बता रखा है उसमें पहले मोललता है बाद में मोलरता है, लेकिन यहाँ पर मोलरता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर याद है तो हम किसी को भी किसी भी तरफ लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है यह है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है, क्योंकि मोलरता की बात कर रहे हैं। और ये क्या बता रहे हैं, 1 किलोग्राम विलायक, वो 1 लीटर विलयन 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है, यानी पहला पॉइंट परिभाषा है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इसे मोल प्रति लीटर, यानी चूंकि मोलरता की परिभाषा क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, इसे क्या बोल रहे हैं, इसे मोल प्रति किलोग्राम यानी मोल प्रति केजी में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, इसमें विलयन का आयतन प्रयुक्त होता है, किसमें, मोलरता में, और इसमें विलायक का द्रव्यमान यूज होता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मोलरता में द्रव्यमान का मतलब कोई यूज नहीं है। और उसमें चौथा पॉइंट यह है ताप में परिवर्तन से परिवर्तित होती है मोलरता, क्योंकि इसमें आयतन यूज हो रहा है और आयतन ताप से प्रभावित होता है, और इसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे हम ये 4 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है और एग्जाम में आते ही नहीं ये। तो ये था मोललता और मोलरता में अंतर। नेक्स्ट हम दूसरा देखते, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर। ये भी बहुत सिंपल है। तो आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, तो हमने विलयन क्या बोल रहे हैं, विलयन 2 शुद्ध पदार्थों का मिश्रण है। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं, विलयन क्या है, 2 शुद्ध पदार्थों का मिश्रण है। अब एक चीज ध्यान रखना, विलयन के 2 घटक है, विलय और विलायक। विलय भी एक पदार्थ है और विलायक भी एक पदार्थ है। ऐसा कहा जाता है जब 2 पदार्थों को मिलाते हैं तो मिलाने पर या तो ऊष्मा बाहर निकलेगी उनके अंदर से, क्योंकि रासायनिक क्रियाएं होती है। ऊष्मा मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी, और जब ऊष्मा बाहर जाएगी तो पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा भी बाहर ले जाएगी। जैसे गर्म पानी जब ठंडा होगा तो पानी यानी जो हीट उसमें से बाहर निकलेगी तो पानी की वाष्पों को भी साथ में ले जाएगी। तो जब ताप यानी ऊष्मा बाहर निकलेगी तो आयतन भी उसका कम हो जाएगा। या फिर हम ये कहते हैं कि 2 पदार्थों को मिलाते हैं तो वो तभी मिलेंगे जब बाहर से ऊष्मा लेंगे, यानी एंथैल्पी का यूज करेंगे। अब ऊष्मा लेंगे तो थोड़ा सा आयतन बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति का नियम है, जब भी 2 पदार्थों को मिलाएंगे तो ऊष्मा में परिवर्तन होगा, या तो बाहर निकलेगी या लेगा। आयतन में परिवर्तन होगा, यानी पदार्थ की मात्रा बाहर जाएगी तो आयतन में कमी हो जाएगी, ऊष्मा लेगा तो आयतन में वृद्धि होगी। लेकिन आदर्श विलयन ये कहता है कि 2 पदार्थों को जब आप मिलाओगे तो वो 2 पदार्थों में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज ये भी कहता है कि उनकी सांद्रताएं कुछ भी हो, यानी मान लो एक विलय एक विलायक है तो सांद्रता मतलब एक गाढ़ा एक पतला है, तब भी मिलाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब उनको मिलाएंगे तो उनके ताप कुछ भी हो, यानी एक ठंडा एक गर्म हो सकता है, तब भी उन दोनों को मिलाने पर उसमें आयतन में और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे विलयन हमारी प्रकृति में है नहीं।
लेकिन जो विलयन यानी जो दो पदार्थ मिलाने पर ऐसा कोई मतलब बहुत कम चेंज हो रहा है, तो वो आदर्श विलयन के कहीं ना कहीं उदाहरण बने हुए, थोड़ा बहुत उसको फॉलो कर रहे। हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले सभी विलयन या सभी पदार्थ अनादर्श विलयन है। अनादर्श विलयन यानी वास्तविक विलयन, रियल विलयन भी उनको कहा गया है। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए इसके अंतर पढ़ते हैं। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है आदर्श विलयन और इस तरफ लिखा हुआ है अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो क्या बोल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, आदर्श विलयन, ये विलयन सभी सांद्रताओं विलय और विलायक की सांद्रता, विस्कोसिटी, शांतता, गाढ़ापन कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो विलयन सभी सांद्रताओं तथा सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसा राउल्ट ने बताया था। मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है पीए। अब पीए क्या बता रहा है, पीए बता रहा है विलयन का वाष्प दाब, यानी विलयन का वाष्पन। तो विलयन कैसे बना, विलय और विलायक से। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि जो विलयन बन रहा है यानी विलय और विलायक मिला रहे हैं, तो विलायक तो वाष्पशील होगा, उसमें जो विलय मिला है उसकी वाष्प नहीं बनेगी, यानी विलय अवाष्पशील होगा। तो अगर हमने बोला विलयन को गर्म करेंगे तो क्या वाष्पित होगा, विलायक ही वाष्पित होगा, विलय तो वाष्पित नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो विलयन का वाष्पन है यानी वो उतना ही होना चाहिए जितना उसमें विलायक मिला हुआ है, यानी विलायक और विलयन दोनों के वाष्पन बराबर होने चाहिए, और विलयन विलायक भी उतना वाष्पित होगा जितना कि उसमें उसके मोल मिले हुए हैं, यानी विलायक का मोल प्रभाज। फिर हम क्या बोल रहे हैं, यानी पीबी इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, पी नॉट बी के, यानी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलय के, शुद्ध विलय के वाष्पन के बराबर होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर विलय और विलायक को जब नहीं मिलाया गया तो उनके वाष्पन जितने हो रहे हैं, वाष्पन की दर जो है अगर आपस में मिलाएंगे दोनों को तो उनके वाष्पन की दर दोनों की भी बराबर होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए, और विलयन में विलय का वाष्प दाब शुद्ध विलय के वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी हम क्या बोल रहे हैं, विलयन का वाष्पन, या तो हम इसको लिखेंगे या फिर हम इसको लिखेंगे नीचे वाले को। तो विलयन का वाष्पन उसमें उपस्थित विलय और विलायक के वाष्पन के बराबर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। अनादर्श विलयन यानी यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं करेगा। यानी जब विलय और विलायक को मिलाएंगे तो ऊष्मा बाहर निकलेगी या ऊष्मा लेंगे, आयतन में कमी होगी, आयतन बढ़ जाएगा। यानी जो विलयन का वाष्प दाब है वो शुद्ध विलय के वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल्स टू, और विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलय के वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा। यानी विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर नहीं है, और विलयन में विलय का वाष्प दाब शुद्ध विलय के वाष्प दाब के बराबर नहीं है। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पीएस, एस मतलब सोल्यूशन, विलयन का वाष्पन उसके अवयवी घटकों के वाष्पन से भिन्न है। क्यों, क्योंकि क्रिया कर चुका होता है। अनादर्श विलयन में क्या होता है, विलय और विलायक क्रिया कर चुका होगा। अब क्रिया कर चुका होगा तो ऊष्मा बाहर निकलेगी या ऊष्मा लेकर उसने क्रिया करी होगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं, विलय तथा विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली आदर्श विलयन में उन दोनों ने क्रिया करी नहीं थी। विलय और विलायक ने जब क्रिया करी नहीं तो उनके वाष्पन उनके अवयवी घटकों के बराबर है। इसमें क्रिया कर चुका होता है, इसलिए एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, या तो ऊष्मा निकलेगी या ऊष्मा लेगा। तो डेल मतलब परिवर्तन, एच मतलब एंथैल्पी, और मिक्स मतलब विलय और विलायक को मिलाने पर। तो विलय और विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, यानी जीरो नहीं होगा। और इसमें क्या बोल रहे हैं, मिक्सिंग मतलब विलय और विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी यानी ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये दो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हम यहां पर देखते हैं। तीसरा पॉइंट,
विलय तथा विलायक को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। यानी डेल वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। मिक्सिंग मतलब विलय तथा विलायक को मिलाना, और डेल वी मतलब वॉल्यूम आयतन, और डेल मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें क्या बोल रहे हैं, अनादर्श में आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, ये आदर्श वो अनादर्श। चौथा, अब बोला परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है इसमें, तो क्या बोल रहे हैं, विलय और विलायक के अणुओं की ध्रुवता यानी उनके आवेश तथा उनकी संरचनाएं एक जैसी होनी चाहिए। और इसमें क्या बोल रहे हैं, विलय तथा विलायक के अणुओं की ध्रुवता एवं संरचनाएं समान नहीं होनी चाहिए। तो आदर्श विलयन का जस्ट उल्टा है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन प्रकृति का पालन कर रहा है, विलय और विलायक मिलाने पर क्रिया करेंगे ही, और इसमें क्या बोल रहा है, क्रिया नहीं करेंगे। जब क्रिया की नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला अंतर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, धनात्मक व ऋणात्मक अनादर्श विलयन में अंतर। अब धनात्मक यानी ये दोनों अनादर्श विलयन के प्रकार है। अगर विलय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा बाहर जा रही है तो बोलेंगे वो ऋणात्मक है, यानी उसकी ऊष्मा निकल गई अंदर की। और अगर विलय और विलायक को मिलाने पर वो ऊष्मा ग्रहण कर रहे हैं, यानी ऊष्मा का प्लस हुआ। हमारी जेब में 10 रुपए हैं, जिसमें से 5 रुपए गिर गए, हमें लॉस हुआ। हमारी जेब में 10 रुपए, किसी ने 5 रुपए और डाल दिए, यानी प्लस हुआ। तो कुल मिलाकर कोई चीज ले रहे हैं यानी प्लस, और कोई चीज दे रहे हैं यानी माइनस। तो अनादर्श विलयन में ऊष्मा निकल भी सकती है, ले भी सकते हैं। आयतन कम भी होगा, आयतन ज्यादा भी होगा। तो ये अनादर्श विलयन यानी धनात्मक और ऋणात्मक। तो हम इसके यहाँ पर अंतर समझते हैं, ये धनात्मक है और इधर क्या है, ऋणात्मक है। तो ध्यान से सुनना। इसमें विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब यानी विलयन का जो वाष्पन है, राउल्ट के परिकलित मान, जो राउल्ट ने सोचा उसके परिकलित मान से अधिक है। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि विलयन, यहां पर जो विलयन है वो जल्दी वाष्पित हो रहा है उसके अवयवी घटकों की तुलना में। अवयवी घटक ज्यादा वाष्पित नहीं हो रहे, यानी विलयन में विलायक, या हम ये कह सकते हैं विलयन का वाष्पन यानी शुद्ध विलायक के वाष्पन से अधिक। या हम ऐसा समझ सकते हैं कि विलायक पहले मतलब कम वाष्पित हो रहा था, यानी जल्दी वाष्पित नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसे विलय में मिलाया गया तो उसका वाष्पन पहले से भी ज्यादा होने लगा। यानी विलयन का वाष्पन शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से अधिक है, और विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलय के वाष्पदाब से अधिक है। यानी विलयन में विलय और विलयन में विलायक, यह शुद्ध विलायक, यह शुद्ध विलय। यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, ऐसा, यानी PS ये मतलब ग्रेटर देन PA प्लस PB, यानी इसकी तुलना में इसका वाष्पन अधिक है। ये उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या बोलेंगे, विलयन का वाष्पदाब राउल्ट के परिकलित मान से कम है। कम है मतलब यानी उसके अवयवी घटक ज्यादा वाष्पित हो रहे हैं विलय में मिलाने के पहले, यानी विलयन कम वाष्पित हो रहा है उसके अवयवी घटकों की तुलना में। तो हम इसको ऐसा यहां पर लिख सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट इसका हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट, विलय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा अवशोषित होती है यानी ऊष्मा अवशोषित कर रहे हैं, और विलय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही, यानी इनके बीच में कम क्रियाएं हो रही हैं इसलिए ऊष्मा देनी पड़ी। इसके बीच में अपने आप क्रिया हो रही है यानी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। क्रिया हो गई एक बार तो बॉन्डिंग हो गई, अब बॉन्डिंग हो गई विलयन बन गया, अब वो जल्दी वाष्पित नहीं हो रहा क्योंकि इसके बीच में क्रिया हो रही है, ऊष्मा बाहर निकली। इसमें क्या हो रहा है, दोनों को मिलाया था तो क्रिया नहीं कर रहे थे इसलिए ऊष्मा देने पर क्रिया करवानी पड़ी। चूंकि मिलाने पर क्रिया नहीं कर रहे थे इसलिए जल्दी वाष्पित हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, डेल H मिक्सिंग पॉजिटिव ऊष्मा लेकर क्रिया करी और इसने क्रिया करते से ही ऊष्मा निकाल दी, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। डेल H मिक्सिंग इक्वल्स टू नेगेटिव। तीसरा पॉइंट देखेंगे, विलय और विलायक को जब मिलाया तो आयतन में वृद्धि हुई क्योंकि ऊष्मा दी, और विलय तथा विलायक को मिलाया तो ऊष्मा बाहर निकली तो पदार्थ भी बाहर चला गया, यानी आयतन में क्या हुई, कमी हुई। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट, विलय तथा विलायक के मध्य अन्योन क्रियाएं दुर्बल है। क्रिया नहीं कर रहे थे तभी तो ताप देना पड़ा,
यानी ऊष्मा दी उसको, और इसमें प्रबल क्रिया हो रही क्योंकि मिलाते से उनने क्रिया करी, और क्रिया होगी तो ऊष्मा बाहर निकलेगी। जब भी प्रकृति के दो पदार्थ क्रिया करेंगे तो उनके बीच में जितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी उतना प्रबल बंध बनेगा, उतनी प्रबल क्रियाएं होंगी। तो क्या बोल रहे हैं, विलय और विलायक के मध्य की अन्योन्य क्रियाएं प्रबल होती है, तेजी से क्रिया। जैसे चूने को पानी में डाला तो तेजी से ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए चूना यानी CaO और H2O के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। यहाँ पर 5वां पॉइंट, ये निम्न तापी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते, कम ताप पर पूरा विलयन वाष्पित हो जाएगा। ये उच्च तापी स्थिर क्वाथी, अभी हमने पढ़ा स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी अधिक ताप पर पूरा विलयन वाष्पित हो जाएगा, अर्थात विलयन का वाष्प दाब अधिक व क्वथनांक न्यूनतम होता है, और विलयन का वाष्पन निम्न यानी कम और क्वथनांक अधिक होता है, ज्यादा ताप देना पड़ता है। अब ये उदाहरण लिखें तो इनमें से कोई भी एक उदाहरण भी हम एग्जाम में लिख सकते हैं। बेंजीन प्लस एसीटोन, फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस एथिल एल्कोहल, यहाँ पर मेथिल एल्कोहल प्लस जल, एथिल एल्कोहल प्लस जल, यहाँ पर बेंजीन प्लस यानी CH3Cl मेथिल क्लोराइड, यहाँ एसीटोन CH3COCH3 क्लोरोफॉर्म CHCl3, एसीटोन प्लस एनिलीन HCl प्लस H2O HNO3 प्लस H2O H2SO4 प्लस H2O। तो ये सब हम ये कह सकते हैं कि जो ऋणात्मक है, कुल मिला के ध्यान रखना कि जो ऋणात्मक अनादर्श विलयन है वो ऊष्मा छेपी है, और जो धनात्मक अनादर्श विलयन है वो ऊष्मा शोषी है, यानी ऊष्मा को ले रहा है और ये ऊष्मा को दे रहा है। ऐसे ध्यान रखना है आपको, धनात्मक मतलब ऊष्मा शोषी, तो एक पॉइंट याद हो जाएगा आपको, उसमें ऊष्मा छेपी, ऊष्मा निकलेगी बाहर। तो ऐसे हमने यहाँ पर 5 पॉइंट हमने यहाँ पर इसके लिखे हैं। एग्जाम में कम से कम में 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, 5th क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम क्या है? इसके गणितीय स्वरूप या गणितीय व्यंजक या गणितीय रूप या मान की उत्पत्ति कीजिए, यानी गणितीय रूप या गणितीय मान या गणितीय व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। ये एग्जाम में बहुत आता है, इसका आंसर देखेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, हम जानते हैं कि जो विलयन है दो पदार्थों को मिलाकर बनता है, विलय और विलायक। अगर विलायक वाष्पशील है और वो जल है, अगर हमने उसमें विलय मिला दिया वो भी अवाष्पशील, अगर नहीं भी है तो भी विलय मिला देते तो विलायक का वाष्पन कम हो जाता है। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मान लो हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में हमने मान लो जल लिया। इस पात्र में क्या लिया हमने? जल लिया, यानी H2O लिया। अब H2O को मान लो अगर हमने गर्म किया, ध्यान से समझना आप, H2O क्या है? H2O यहाँ पर विलायक है। H2O क्या है? यहाँ पर विलायक है, क्योंकि उसमें कुछ मिला नहीं है। तो जब हमने इसको गर्म किया तो हम क्या बोलेंगे? इसकी वाष्पें बनने लगेंगी, इसकी वाष्पें बनने लगेंगी। और हम बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। जब हमने इसको ताप दिया, इसके अंदर का ताप कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम बोलेंगे 373 केल्विन हो जाएगा इसका ताप। तो इसकी वाष्पें बनने लगेंगी। फिर हम बोलेंगे गर्म ही करते रहते हैं इसको, तो कब तक इसकी वाष्पें बनती रहेंगी? जब तक कि ये पात्र पूरा खाली नहीं हो जाएगा। तो हमें दो चीजें समझ में आ गई कि एक तो जल का क्वथनांक कितना है, और जल एक वाष्पशील द्रव्य पूर्णतः वाष्पित हो जाता है। और मान लो हमने जल के अणुओं को ब्लैंक सर्कल के द्वारा यहाँ पर हमने बताया। अब हमने क्या किया? अब हमने एक और पात्र लिया, ध्यान से सुनना, एक और पात्र हमने लिया और उसमें क्या लिया? जल ले लिया। उसमें जल लिया, जल मतलब विलायक, जल मतलब विलायक। और इसमें हमने क्या मिला दिया? इसमें हमने मिला दिया NaCl, यानी जल में क्या मिला दिया? NaCl। NaCl मतलब नमक, नमक अवाष्पशील पदार्थ है, ध्यान रखना, और नमक कम है, इसलिए यहाँ पर नमक क्या कहलाएगा? विलय। ठीक है। अब जो यहाँ पर पानी था उसको हमने बोला कि वो ब्लैंक सर्कल है पानी, ठीक है। और जो विलय है, यानी जो विलय है, उसको हमने बोला कि उसका डार्क सर्कल है। अब डार्क सर्कल हमने ये बना दिया उसका,
यानी जो ये डार्क सर्कल है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है NaCl को, और जो ब्लैंक सर्कल है ये H2O को प्रदर्शित कर रहा है। अब चूंकि विलय विलायक में मिला तो अब दोनों को हमने एक नया नाम दिया, दोनों को क्या नाम दिया हमने, विलियन नाम दिया, दोनों को क्या बोला हमने, विलियन बोला। अब विलियन को गर्म किया, जब विलियन को गर्म किया तो चूंकि विलियन की भी वाष्पें बनने लगी, विलियन को गर्म किया तो विलियन की भी वाष्पें बनी, लेकिन उतनी वाष्पें नहीं बनी जितनी शुद्ध विलायक की बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी, क्योंकि जब विलायक का कण ऊपर की तरफ जा रहा था तो विलय के कण उसके मार्ग में रुकावट पैदा कर रहे थे। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि विलय मिला दिया तो विलायक के कण ऊपर नहीं जा पा रहे, क्योंकि विलियन में जो विलय है वो कैसा है, विलियन में विलय अवाष्पशील है, अवाष्पशील है, इसकी तो वाष्प बनेगी नहीं। और विलायक कैसा है, विलायक है यहाँ पर वाष्पशील, विलायक कैसा है यहाँ पर वाष्पशील। तो हम क्या बोल रहे हैं कि विलय के कण उसको ऊपर जाने से रोक रहे हैं। यानी जब किसी शुद्ध विलायक में या वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय मिला दें तो विलायक का वाष्पन कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसके कण उसके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे। दूसरी चीज, एक तो हमें ये पता चल गया कि वाष्पन में कमी हुई, दूसरा पहले इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, अब जब गर्म किया तो बहुत जल्दी उबला नहीं, तो हमने बोला मान लो कि 120 डिग्री सेल्सियस पर उसकी वाष्प बनी, तो कितने का अंतर आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया। तो दूसरी चीज ये समझ में आ गई कि जब हम विलय को मिला दें विलायक में तो उसके क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाती है। तो कुल मिलाकर दो चीजें समझ में आई कि विलायक में विलय मिलाने पर वाष्पन में कमी हुई विलायक की, और जो विलियन बना उसमें से केवल विलायक ही वाष्पित होगा। दूसरा, विलायक के क्वथनांक में भी वृद्धि हुई, क्योंकि वाष्पित तो पहले भी हो रहा था लेकिन अब थोड़ी देर बाद वाष्पित हुआ, क्योंकि विलय क्या कर रहा है, उसकी सांद्रता को बढ़ा रहा है, यानी उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। इसी चीज को राउल्ट ने मैथमेटिकली समझाया था, यानी उसने उसे गणितीय रूप में समझाया था। जो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझ रहे थे, तो हम इसको समझते हैं क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित, निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित, कौन सा विलयन है जिसमें विलय मिला हुआ है, अवाष्पशील, विलयन में उपस्थित विलायक का आंशिक वाष्प दाब, यानी विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब विलयन वाष्पित हो रहा है तो विलयन उतना ही वाष्पित होगा जितना उसमें विलायक मिला है, और विलायक भी उतना वाष्पित होगा जितना कि उसमें विलायक के कण मिले हैं, विलायक के कण घुले हुए हैं। इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया जाता है तो वाष्पशील द्रव मतलब विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, और विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में उतना ही वाष्पित होगा जितना विलायक होगा। तो विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये इसकी परिभाषा है, इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। अब हम इसका गणितीय व्यंजक यहाँ पर हम समझते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से गणितीय व्यंजक। तो समझना, विलयन में उपस्थित विलय अवाष्पशील, उसकी वाष्पें नहीं बनती है, अतः विलयन का वाष्प दाब, और हम बोल रहे हैं विलयन वाष्पित हो रहा है तो हम बोल रहे हैं विलयन उतना ही वाष्पित हो रहा है, यानी विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। विलयन उतना ही वाष्पित होगा जितना कि उसमें मतलब विलायक मिला होगा। अब हम इसके गणितीय रूप को यहाँ पर हम समझते हैं, थोड़ा सा फाइल हम इसकी ऊपर करते तो ध्यान दें। अब हम क्या बोल रहे हैं कि विलयन जो है वो विलयन उतना ही वाष्पित हो रहा है जितना कि उसमें विलायक मिला है। तो पी ए बराबर पी नॉट ए, यानी विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के वाष्प दाब के बराबर, यानी पी किसको बता रहा है, या फिर हम यहाँ पर इसको लिख देते पी एस। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये विलयन के वाष्पन को प्रदर्शित कर रहा है, और विलयन उतना ही वाष्पित होगा जितना कि उसमें विलायक मिला है। तो हम क्या बोल रहे हैं फिर अगली बार,
हम बोल रहे हैं विलायक भी उतना ही वाष्पित होगा जितना कि उसके मोल प्रभाज उसमें होंगे। तो हमने इसको मान लिया यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लिया, या अभी नहीं माना। तो विलयन उतना ही वाष्पित होगा जितना कि विलायक है, और विलायक उतना ही वाष्पित होगा जितना कि उसके अणु या उसके कण उसमें घुले। अब समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या आ गया, पी इक्वल्स टू के इंटू एक्स ए। इसको मान लिया हमने यहाँ पर समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पर जो के है, के क्या है यहाँ पर, के है यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। के क्या है यहाँ पर, समानुपाती स्थिरांक। अब हमें के को हटाना है यहाँ पर तो हमने मान लिया शुद्ध विलायक के लिए, क्या मान लिया हमने, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि विलायक शुद्ध है, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए मतलब उसमें विलय नहीं है। तो हमने क्या बोला कि जो पी ए है उसका कंपेयर किससे कर दिया हमने, पी ए पी नॉट ए, यानी जो विलयन है हमने मान लिया उसमें विलय नहीं है, ठीक है, और जो उसका मूल प्रभाज है उसको हमने एक्स मान लिया। हमने मान लिया कि विलायक का एक मूल है और विलायक में विलय है नहीं। ये क्या है, विलयन में विलायक, और ये क्या है, शुद्ध विलायक। यानी पी ए को हमने मान लिया पी नॉट ए और एक्स ए को मान लिया 1, क्योंकि हमें यहाँ से स्थिरांक हटाना है, ऐसा हमने मान लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, उपरोक्त मान इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, यानी उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर तो पी ए की जगह रख देंगे पी नॉट, तो आ जाएगा पी नॉट ए इक्वल्स टू के इंटू एक्स ए की जगह रख देंगे 1। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी के इक्वल्स टू पी नॉट ए, इसको रख दिया। अब मान लो हमने इसको मान लिया समीकरण 2। अब के की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर रख दी, तो के की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू के की जगह क्या रख देंगे, पी नॉट ए रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए और इंटू एक्स ए, इसमें पहले से ही है एक्स ए, केवल हमने के की वैल्यू वहां पर उठा के रख दी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि विलयन कितना भी पतला हो, विलयन कितना भी पतला हो, आगे हम देखते हैं, उसमें विलय होगा ही। तो क्या बोलेंगे, यदि विलय का मूल प्रभाज, यदि विलय का मूल प्रभाज, यदि विलय का मूल प्रभाज एक्स भी है, विलय का मूल प्रभाज क्या है, एक्स भी है, तो एक्स भी है तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर, देखते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर, एक्स बी प्लस एक्स ए इक्वल्स टू 1। कहां से लेके हम इसको, मोल प्रभाज के अनुसार। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें एक्स ए की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, एक्स बी को उधर ले जाएंगे, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, ये लिखेंगे। अब हमें एक्स ए की वैल्यू मिल गई, तो एक्स ए की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे इस समीकरण में, तो इस समीकरण में रख देंगे। तो हम देखते हैं, यानी इसमें क्या था, ये था, इधर देखो पी ए, यानी इसमें क्या है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू, और एक्स ए की वैल्यू क्या रख दी, 1 माइनस एक्स बी। अब हम इसका इंटू इसमें करेंगे, तो पी ए इक्वल्स टू 1 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए और माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा। अब माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी को उठा के हम इक्वल के साइन के इधर ले आएंगे। तो हम इसको देखते हैं, यानी क्या कर रहे हैं हम, पी नॉट ए यानी माइनस इंटू एक्स बी को हम इक्वल के साइन के इधर लेके आ गए। अब पी नॉट ए में कोई परिवर्तन नहीं किया, ये यहीं पर रखा पी नॉट ए, और पी ए को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी ए, ये हो जाएगा। अब एक्स बी को हमने यहीं रहने दिया, पी नॉट ए को उधर ले जाते हैं, तो एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया।
अब यहाँ पर जो x भी है, ध्यान रखना, ये अवाष्पशील विलय का मूल प्रभाज है, और ये जो पूरा है ये मतलब वाष्पन में कुल कमी को बता रहा है। तो ध्यान रखना ये क्या बता रहा है, ये समीकरण ये बता रहा है कि विलायक के वाष्पन में उतनी ही कमी हुई जितना कि इसमें विलय मिला रखा था। इसको पूरे को बोलते हैं हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी विलायक के वाष्पन में कुल उतनी ही कमी हुई जितना कि उसमें विलय यानी अवाष्पशील विलय मिला रखा था। तो इसके बारे में हम और आगे बात करते हैं। एक्चुअली इसमें जो P0A है माइनस P है, इसको बोलते हैं हम वाष्प दाब में अवनमन। इसको क्या बोलते हैं हम? वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। और इस पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे को बोलेंगे हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, यानी विलायक के वाष्पन में उतनी ही कमी हुई जितना कि उसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ था। और यही राउल्ट का नियम बताता है। राउल्ट का नियम क्या कहता है? जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देते हैं तो विलायक के वाष्पन में कमी होती है, और विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर विलयन वाष्पित भी हो रहा है तो उतना ही हो रहा है जितना कि उसमें विलायक मिला हुआ है, क्योंकि विलय तो अवाष्पशील है। तो ये एग्जाम में पूछते तो आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट, ठीक है, ये जो समीकरण है ये क्या बताता है? जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिला है तो निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ऐसे ये समीकरण भी यहां पर बताता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे हम राउल्ट का वाष्प दाब में। वो राउल्ट का नियम था और गणितीय व्यंजक बताना था। इस तरीके से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कौन सा लिखना है। तो वो राउल्ट का नियम था। ये आएगा तो ऐसे पूछेंगे, राउल्ट का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का नियम क्या है? राउल्ट का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का नियम क्या है? इसकी सहायता से अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये ऐसा पूछेंगे एग्जाम में, और वो जैसा हमने अभी समझा उसको वैसा पूछेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं कि राउल्ट का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का नियम क्या है। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। तो इसका हम आंसर देख रहे हैं यहां पर, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, जो राउल्ट के नियम का अंतिम समीकरण था जो गणितीय व्यंजक का था, वही राउल्ट का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का नियम कहलाता है। तो किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, जब किसी विलयन में विलायक तो वाष्पशील है बट विलय अवाष्पशील है, तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यानी जब किसी वाष्पशील द्रव में विलय मिला देंगे तो उसके वाष्पन में उतनी कमी होगी जितना कि उसमें विलय मिला हुआ है। ऐसा अभी हमने पढ़ा है, तो राउल्ट ने अभी बताया था। तो यहां पर क्या था? P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल्स टू XB। ऐसा अभी हमने राउल्ट के गणितीय व्यंजक का लास्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो ये क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है? अवाष्पशील विलय का मूल प्रभाज। और चूंकि हमने मूल प्रभाज पढ़ा है, हम पहले से भी जानते हैं XB इक्वल्स टू क्या होता है? NB अपॉन NB प्लस NA, ये होता है। ठीक है, तो हम इसको इस समीकरण में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NB अपॉन NB प्लस NA, ये हो जाएगा। अब चूंकि जो राउल्ट का नियम है वो तनु विलयनों पर लागू होता है, तो क्या बोलेंगे हम? राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयनों पर
लागू होता है। राउल्ट्स का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयनों पर लागू होता है। तो तनु विलयनों के लिए क्या लिख सकते हैं? तनु विलयन मतलब बहुत पतला विलयन जिसमें केवल विलायक ही है, विलय नहीं है। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? हम लिख सकते हैं यानी एन भी तो उसमें है ही नहीं, यानी ग्रेटर देन लेस देन एन ए, यानी उसमें विलायक है, विलय नहीं है। तो विलायक है तो विलय नहीं है, अतः हम क्या बोलेंगे? जब उसमें विलय है ही नहीं तो हम क्या बोल देंगे? एन बी प्लस एन ए इक्वल्स टू एन ए। तो हम इसकी जगह यानी जो एन बी प्लस एन ए है इसकी जगह क्या रख देंगे? हम एन ए रख देंगे। तो अगला समीकरण क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू क्या बोलेंगे हम इसको? एन बी अपॉन एन ए। अब चूंकि इसमें एन क्या है? एन है इसमें मोल, यानी चूंकि हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है यानी भार बटे अणुभार, W अपॉन एम। तो एन भी हम पहले से भी जानते हैं। एन भी क्या है इसमें? हमने पढ़ा है एन भी है इसमें विलय के मूल। एन भी क्या है? विलय के मूल। एन भी विलय के मूल। और एन ए क्या है यहाँ पर? एन ए है विलायक के मूल। विलायक के मूल, विलायक के मूल। और मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो हम एन बी की जगह क्या लिख सकते हैं? यानी डब्ल्यू बी अपॉन एन बी। तो यहाँ पर एन बी की जगह लिखेंगे डब्ल्यू अपॉन एम बी। तो देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिख देंगे? ध्यान दें यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और एन ए की जगह क्या लिख देंगे हम? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, इसको लिख देंगे। आगे हम इसको और देखें, ठीक है, इसको और आगे देखें। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, यानी पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम बी। तो क्या लिखेंगे इसको हम? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, यहां पर एम ए को ऊपर ले जाएंगे, डब्ल्यू ए नीचे रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। तो एक तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा, यानी ये फॉर्मूला हमें निकालना था। तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसने क्या पूछा कि राउल्ट का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का नियम क्या था? तो वो तो हमने ये नियम लिख दिया, परिभाषा। फिर क्या बोल रहा है? उसकी सहायता से, इसकी सहायता से जो उसमें अवाष्पशील विलय हमने मिला रखा है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है इसको बोलते हैं विलय का भार, और ये है विलय का अणुभार या विलय का आणविक द्रव्यमान। इसको बोलते हैं हम विलायक का अणुभार या विलायक का आणविक द्रव्यमान, और ये होता है विलायक का भार। तो किसकी बात कर रहा है? इसको निकालने का फॉर्मूला निकालिए। तो हम क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे। तो क्या लिखेंगे हम? एम बी इक्वल्स टू, एम बी इक्वल्स टू पी नॉट ए ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा पी नॉट ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू ए, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें निकालना था। एम बी क्या है? विलय का अणुभार या विलय का आणविक द्रव्यमान। तो क्या बोलेंगे? इस सूत्र की सहायता से, क्या बोलेंगे वहां पर? इस सूत्र की सहायता से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान एम बी की गणना की जा सकती है, इस सूत्र की सहायता से। तो एग्जाम में आता है, तो ये सब हमें लिखना है इसकी परिभाषा से, तो आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। आप इसको एक बार देख लें। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? क्वथनांक में उन्नयन क्या है? क्वथनांक लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये क्वथनांक,
क्वथनांक में उन्नयन क्या है ये बताना है हमें, और अवाष्पशील विलय मिलाने से विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। क्योंकि अभी हमने बताया राउल्ट का नियम पढ़ा, क्योंकि वाष्पशील द्रव के रास्ते में विलय के कण रुकावट पैदा करते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे ग्राफ की सहायता से समझाना है, या फिर क्वेश्चन अथवा करके लिखा है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए, और क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, या अथवा करके ऐसा पूछ सकते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, या ऐसा पूछ सकते हैं। और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। विलय के आणविक द्रव्यमान और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। क्लियर है। तो क्वथनांक उन्नयन को परिभाषित कीजिए, क्वथनांक उन्नयन द्वारा विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। इन तीनों क्वेश्चनों का मीनिंग एक ही है, ध्यान रखना। अब हम इसके आंसर को यहां पर समझते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन क्या है, किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाएंगे तो विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ऐसा हमने राउल्ट का नियम पढ़ा है, उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर विलायक नहीं बताया गया और विलय की मात्रा हमें पता नहीं है, इसलिए क्या बोले, विलय को, अवाष्पशील विलय को विलायक में घुला तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अगर दोनों की मात्रा पता होती तो फिर हम उसको बोलते मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते। अगर विलायक की भी मात्रा पता होती और विलय की भी। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला लिखा, डेल टीवी यानी क्वथनांक, यानी विलायक का क्वथनांक उतना ही बड़ा जितना हमने विलायक में विलय मिलाया है। तो यहाँ जो T2 है ये विलयन का क्वथनांक है, और जो T1 है यहाँ पर विलायक का क्वथनांक है। यानी विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा विलायक के क्वथनांक से। तो ये तो हमने बताया क्वथनांक में उन्नयन। अब हमें क्या बताना है, क्वथनांक में उन्नयन के लिए अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। तो जैसा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ऐसे ही मैं पढ़ना। तो हम क्या बोलते हैं, उबलने में उतनी ही वृद्धि हुई विलायक के, यानी क्वथनांक में उन्नयन विलायक की किसी निश्चित मात्रा में उपस्थित, यानी उबलने में उतनी वृद्धि हुई विलायक के जितना विलायक में विलय के मोल की संख्या घुली हुई, यानी विलय की मात्रा घुली हुई है, उतनी वृद्धि हुई। अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि डेल टीवी क्वथनांक में उन्नयन, उबलने में उतनी ही वृद्धि हुई जितना कि उसमें विलय की मात्रा मिली हुई थी। तो यहाँ पर जो m है ये m किसको बता रहा है, यहाँ पर जो m है ये मोललता को बता रहा है। किसको बता रहा है, ये मोललता। m किसको बता रहा है, मोललता। तो यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो डेल टीवी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर केबी इंटू एम आ जाएगा। अब केबी क्या है, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो केबी है ये है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। अब यहाँ पर जो m है, m क्या है, मोललता है, और हम जानते हैं मोललता यानी m बराबर क्या होता है, WB इंटू 1000 बटे क्या होता है, MB इंटू WA, यानी विलय का भार, विलय का अणु भार और विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। अब m की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, तो जो अगला फॉर्मूला बनेगा उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो अगला जो फॉर्मूला बनेगा क्या लिखेंगे, डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू WB इंटू 1000 बटे क्या आ जाएगा, MB इंटू WA। तो एक तो ये फॉर्मूला आ गया, इसका ये फॉर्मूला आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में उन्नयन के लिए अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करो। यानी ये जो है ये विलय का अणु भार है, यानी विलय के आणविक द्रव्यमान को अणु भार बोलते हैं। तो MB को उठा के हम इसकी जगह ले जाएंगे और इसको यहाँ पर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, MB इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल टीबी इंटू WA ये आ जाएगा। तो ये जो हो गया ये अवाष्पशील विलय के
आणविक द्रव्यमान के लिए सूत्र है, तो क्या बोलेंगे, इस सूत्र की सहायता से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान या अणुभार MB की गणना कर सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, हमें इसमें ग्राफ भी बनाना है। क्या बनाना है हमें इसमें, ग्राफ। तो इधर देखो, ये ग्राफ हम इसका देखते हैं। यहाँ पर ऊपर वाली जो लाइन है ये वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित कर रही है। बाकी जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। ये जो लाइन बता रही है ये किसको बता रही है, ये बता रही है वाष्प दाब को। किसको बता रही है ये लाइन, ये वाष्प दाब को बता रही है। ये वाली लाइन जो बता रही है वाष्प दाब को बता रही है, और ये ताप को बता रही है। ताप मतलब टेम्परेचर को, और ये वाष्प दाब को बता रही है। ठीक है, ये वाली यहाँ पर जो है ये P0A है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और